नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कक्षा 10 गणित का अध्याय 4 यानी द्विघात समीकरण। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 5 तक का आंसर यानी यहाँ तक। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है, यहाँ से देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे 6वां लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पे समीकरण को सरल करने पर, समीकरण को सरल करने पर। अब इसको सरल करते हैं। ये पहला वाला तो सरल, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसको कर लेते हैं। ये सब इनका एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये वाली कर लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2x 2ab यानी 4x प्लस बी स्क्वायर यानी 2 to 4। फिर है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे 4x। अब इसको एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि ये भी प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और 3x ये हो जाएगा 7x प्लस -3, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 7x - 3 इक्वल टू 0। यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। फिर है हमारा 7वां क्वेश्चन, यानी कि ये x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे लिख लेंगे 7वां। x प्लस 2 क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो समीकरण को सरल करने पर पहले लिखेंगे समीकरण को सरल करने पर इसको लिखते हैं एक्स क्यूब, इसको सरल करेंगे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस था इधर, इधर माइनस हो गया, तो हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। यह ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं है, अतः
दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। इसको हम यहां से किए लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 क्यूब। ये हो जाएगा हमारा, पहले लिखेंगे समीकरण को सरल करने पर। सरल करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 12x माइनस 8। फिर ये हो जाएगा, ये प्लस प्लस ये हो जाएगा, ये भी प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा वो, तो ये दोनों कट गए हमारे, ये प्लस इधर माइनस हो गया, और ये 6 था माइनस 6 इधर आए प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² इंटू x² माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0, या ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रकार का समीकरण है। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। समीकरण एक द्विघात समीकरण है। फिर है इसके बाद हमारे ये वाले क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो इसी वीडियो में इसको भी कवर किए लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए यहां देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन 2 का पहला है, एक माना भूखंड की चौड़ाई x है, क्योंकि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल पहले दिया है, फिर भूखंड की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो पहले चौड़ाई लिख लेंगे। माना भूखंड की चौड़ाई इक्वल टू x मीटर, फिर भूखंड की लंबाई इसलिए भूखंड की लंबाई इक्वल टू 2x प्लस 1, 2 गुने से 1 अधिक है, यानी 2x प्लस 1 मीटर। फिर अतः क्षेत्रफल, अतः क्षेत्रफल इक्वल टू x, x इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो x इंटू 2x प्लस 1 मीटर स्क्वायर। तो अब प्रश्न अनुसार देखेंगे। प्रश्न में क्या दिया गया है, भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा प्रश्न अनुसार के बाद यहां से देख लेते हैं, x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 528, यहाँ पे हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा x² प्लस एक्स इक्वल टू
2x² प्लस x इक्वल टू 528, फिर 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। मतलब भूखंड की लंबाई और चौड़ाई द्विघात समीकरण लास्ट में लिखेंगे। अतः भूखंड की लंबाई और चौड़ाई द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0 संतुष्ट करती है। संतुष्ट करती है, ये हो जाएगा आंसर पहले का, दूसरे का, पहले का। फिर दूसरा क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। दूसरा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक इक्वल टू x, इसलिए दूसरा क्रमागत पूर्णांक दूसरा क्रमागत पूर्णांक इक्वल टू x प्लस 1। दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का योग इतना है। अब इसके बाद प्रश्न गुणनफल देख लेंगे। अतः गुणनफल, फिर इसके बाद प्रश्न अनुसार करेंगे। अतः गुणनफल इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां से प्रश्न अनुसार कर लेंगे। योग कितना है धनात्मक पूर्णांकों का? 306 है। ये हो जाएगा हमारा गुणनफल की योगफल। गुणनफल 306 है। ये हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लास्ट में ऐसे जरूर लिखेगा, नहीं तो नंबर कटेंगे। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0 संतुष्ट करती है। ये दूसरे का हो गया। फिर हमारा तीसरा, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की मां की पहले देख लेते हैं। माना रोहन की आयु, यहां से क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है। माना रोहन की आयु x वर्ष है, आई इक्वल टू x वर्ष, इसलिए रोहन की मां की आयु रोहन की
माँ की आई इक्वल टू एक्स प्लस 26 एक्स प्लस एक्स प्लस 26 वर्ष। 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात तो रोहन की आई इक्वल टू आई इक्वल टू एक्स प्लस 3 और माँ की आई इक्वल टू 3 वर्ष पश्चात यानी 26 एक्स प्लस 3 ये हो जाएगा 26 + 3 ये 29 हो जाएगा। ये एक्स प्लस 29 अतः आयु का गुणनफल रोहन और उसकी माँ की आयु का गुणनफल आयु का गुणनफल इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 29 प्रश्नानुसार करेंगे। इनके आयु के गुणनफल का गुणनफल 360 है तो हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360 हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 29×87 इक्वल टू 360। फिर है एक्स स्क्वायर प्लस 29×3 32x माइनस ये 360 प्लस था इधर आया तो ये हो जाएगा -273 इक्वल टू 0। अतः रोहन की आयु द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x सॉरी ये 32x था 32x माइनस 273 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करती है। फिर इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करते हैं। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यह हमारा चौथा प्रश्न। माना रेलगाड़ी की चाल माना रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। कुल दूरी इक्वल टू 480 किलोमीटर। इसलिए लिया गया समय इक्वल टू समय इक्वल टू ये 480 था 480 बटे x आवर्स हमारा होता है चाल बराबर दूरी बटे समय।
जब समय निकालेंगे यहाँ से, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये दूरी हो गई हमारी, ये चाल हो गई। चाल x थी, दूरी ये, तो यहाँ पे हो जाएगा x आवर्स। फिर है ये, इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो चाल 8 किलोमीटर बराबर कम होती तो लिया गया समय बराबर 480 बटे x माइनस 8। चाल में से 8 कम कर देंगे क्योंकि 8 किलोमीटर कम चल रही है पर आवर में। फिर है अब प्रश्न अनुसार करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x इक्वल टू 3। प्रश्न में भी यही बोल रहा है। और वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, 3 घंटे अधिक समय लेती है। इससे माइनस किए थे 3 घंटे अधिक समय आ रहा है। तो अब देखते हैं इसको। ये हो जाएगा, पहले इसका वो लेते हैं एलसीएम। तो 480 ये हो जाएगा हमारा x माइनस 8 और ये x, ये हो जाएगा 480 x, ये इससे ये कट गया, x बचा तो 480 x माइनस, अब इससे x कट गया, 480 x माइनस 3640 होता है इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 8x, ये यहाँ पे आ गया 45 से, इससे ये कट गया, ये 3640, ये हो गया हमारा 3x, ये x का इधर भी गुणा इधर में, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 इक्वल टू 0। अतः रेलगाड़ी की चाल द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 इक्वल टू 0 संतुष्ट करती है। तो ये थे हमारे 4.1 के पूरे क्वेश्चन। इसके पहले का जो क्वेश्चन नंबर 5 से पहले के क्वेश्चन थे 6 से, वो मैंने दूसरे वीडियो में बनाया, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। आप लोग प्लेलिस्ट से एक्सेस करेंगे तो अच्छे से सीक्वेंस से देख पाएंगे। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।